बेटा सबको मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों मिल रही है? यस यस सर। सर। सर चलो बेटा, तो कल तो क्लास हुई नहीं, परसों क्लास हुई थी। एक सेकंड, कुछ लोग बहुत देर में जगते हैं और ये बेटा मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, अभी स्क्रीन सबको मिल रहा है? यस सर। मेरी आवाज बेटा सही है? आवाज भी सही है बेटा? यस सर। चलो, तो हमने लास्ट में कुछ बातें कर ली थी। हमने कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बातें कर ली थी कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। उसी को एक्सटेंड करके हमने सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा ये देख लिया था। आज हमको देखना है कि जो मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या जो ग्लास स्लैब है उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पीछे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो लोग आप लोगों को ना समझ में आए बेटा तो वो पूछ लें। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है? बताए बेटा, पीछे कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर। अब बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन की। लिखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बेटा यहाँ पे ग्लास स्लैब में जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे केवल ग्लास हो। इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है हमारे लिए। तो एक मैंने बेटा एक ग्लास का स्लैब बनाया। अभी यहाँ पे जो मटेरियल आपको दिखेगा वो मटेरियल कैसा होगा? ग्लास का। इसको बेटा ये सबको ये स्लैब दिख रहा है। स्लैब किसको कहते हैं बेसिकली? ये आप अगर सामने से देखें तो आपको ये क्यूबॉइड दिखेगा। अभी जो क्यूबॉइड आप देख रहे हैं उसका आपको थिकनेस दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये उसका थिकनेस दिख रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको स्लैब दिख रहा है इसका एरिया आपको नहीं दिख रहा है। एरिया दरअसल हमारे जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। जैसे आप किताब को ले लो, किताब की मोटाई आपकी तरफ हो, बाकी किताब का एरिया जो हो वो आप प्लेन के जो है परपेंडिकुलर समझे, तो वैसा फिगर जहाँ पे आपको थिकनेस भी दिखे, जहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा हो थिकनेस से, ऐसे ही हम स्ट्रक्चर को स्लैब कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्लैब है। मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है ग्लास स्लैब। इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे अगर ये ग्लास मटेरियल का है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बाहर इधर एयर होगा, इधर एयर होगा, और यहाँ पे ये जो मटेरियल होगा वो ग्लास का होगा ना। अभी तक मामला ऐसा ही है। लेकिन बेटा यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर हमारा जो मीडियम है, ये जो मीडियम है जिसको हमने ग्लास मटेरियल का कहा है, अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू हो, जो कि बाहर ये आप एयर देख रहे हैं ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि आपके मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर आई ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब, RI material of slab should be greater than RI of medium surrounding it. बेटा इसका मतलब समझ में आया क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्लैब होगा जिस भी मटेरियल का बना हो, बस इतना कर दो कि जो बाहर बाहर इसके दोनों तरफ से मीडियम तुमको दिखे, उससे हमारा जो मटेरियल जिसका स्लैब बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए। यानी मिला जुला के हमको बस एक ही बात देखना है कि हमारे लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, जो मटेरियल जिसका स्लैब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि म्यू हमारे मटेरियल का है, बाहर बाहर एयर है, तो हमेशा ही म्यू यानी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाहर बाहर जो मीडियम है जो कि अभी एयर है उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा। बताओ बेटा, ये सबने कैच कर लिया कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ,
तो यस सर। जिस मटेरियल का स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही जो बाहर मीडियम है, जो उसको सराउंड कर रहा है, जो उसको घेरे हुआ है, उससे ज्यादा होना चाहिए। बस यही कंडीशन है। जरूरी नहीं कि वो ग्लास मटेरियल का ही बना हो, किसी का भी हो सकता है। तो ग्लास कहने से मतलब ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल ग्लास के लिए 1.5 होता है, एयर के लिए 1 होता है। तो आप समझो कि 1.5 एयर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है। तो वो दरअसल मटेरियल के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करना चाह रहे, मटेरियल के ऊपर बातें नहीं करना चाह रहे, वो ये कहना चाह रहे जिस मीडियम से सराउंडेड है उससे ज्यादा हो। अब जैसे मान लो आपने एक ऐसा स्लैब ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आपने उसको सी वाटर में डाल दिया और सी वाटर का मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हो जाए, तो बेटा जो कहानी हम यहाँ पे कहेंगे वो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि जिस मीडियम ने हमारे स्लैब को सराउंड किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है हमारे स्लैब के मीडियम से ना। तो ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा मटेरियल जिसका हमारा स्लैब बना हुआ है। अब वो ग्लास का हो किसी और चीज का हो, मुद्दा ये है कि हमारे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा मैंने ये इसको घेर वेर के यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिख ही रहा है ये वाला। तो ये एक कॉन्सेप्ट की तरीके से देखेंगे। अब बेटा यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनाओ। तो देखो कैसे बनाएंगे, क्या होगा इसमें। बेटा यहाँ पे शिफ्ट कहना ज्यादा सही होता है, शिफ्ट की बात करना ज्यादा सही होता है। जैसे मान लो ये स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। कहानियां फिर से वही, कहानियां क्या है कि ये जो स्लैब है, ये जो स्लैब है इसका जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बाहर एयर होगा, तो एयर होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों तरफ क्या है, 1 है। हमसे ये बोला जाएगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जो हमारा स्लैब है उसके आगे कहीं ना कहीं डी डिस्टेंस पे रखा गया है। बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा। सही बेटा, बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इससे लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो बेटा क्या आपको लगता है कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मुलाकात होगा या नहीं होगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट से मुलाकात होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड से मुलाकात होगा। बताओ बेटा रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, 2 बार सर। 2 बार। बताओ बेटा यहाँ पे किसी को दिक्कत। तो हाँ बहुत सही। जब 2 बार होगा तो जाहिर सी बात है दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। और जब इमेज बनेगा तो उस इमेज को हम कैसे बनाएं, कहाँ पे उसका पोजीशन बताएं। इसके लिए बेटा हम अपरेंट जो डिस्टेंस होता है उसके बजाय शिफ्ट से काम निकाल लेते हैं। किससे काम निकाल लेते हैं, शिफ्ट से। तो बेटा जब भी मैं स्लैब की बात करूंगा तो वहां पे स्लैब में शिफ्ट बताना ज्यादा सही रहेगा। अब बेटा जैसा कि हमने इससे पहले भी बात करी कि शिफ्ट के ऊपर 2 बातें होंगी। पहला तो होगा एक मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड के ऊपर कहानी पहले बोल लेते हैं। शिफ्ट को मैं अगर एस से रिप्रेजेंट करूं तो जो शिफ्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है t टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है शिफ्ट का मैग्नीट्यूड। दिख रहा है बेटा सबको। यस यस सर। सर। जहां पे t क्या है, जहां पे t क्या है, थिकनेस। टी है थिकनेस थिकनेस ग्लास ऑफ स्लैब का। हाँ। और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, जो म्यू है वो क्या है, द मीडियम का म्यू, वो उसका स्लैब का। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा याद है ऐसा ही एक बेटा कोई स्टूडेंट है, इसको अभी जोड़ना है, जरा मैं जोड़ दूं। 4 लोग, एक मिनट बेटा, ये 4 लोग जुड़ रहे हैं। तो क्लियर बेटा। ऐसा ही फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम जब सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे थे तो उसमें भी आपने देखा होगा शिफ्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आया था। शिफ्ट का फॉर्मूला वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ आया था। ये मैं बस रेफरेंस के लिए बोल दे रहा हूँ, d टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डैश। याद है बेटा। यस सर। ये वाला जो शिफ्ट का फॉर्मूला था ये था रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जगह नहीं है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये वहां पे था।
तो बेटा वहां और यहाँ में अंतर है, वहां पे डी क्या था, रियल डेप्थ था आपके ऑब्जेक्ट का। म्यू डैश जो था वो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल नहीं था, वो था दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। ऊपर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस, नीचे था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन बेटा ये वाला यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा s इक्वल टू टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन यू, जो येलो कलर का बॉक्स है वो काम आएगा। इसमें t बेटा क्या है, हमारा थिकनेस, वो आप देख रहे हैं, हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली, ये थिकनेस है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन काम आ रहा है, जो स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काम आ रहा है। बताओ बेटा यहाँ फॉर्मूला क्लियर है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस यस सर। सर। अच्छा बेटा, मैंने कहा था कि जब भी हम शिफ्ट की बात करेंगे तो शिफ्ट में मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट होता ही है, मैग्नीट्यूड हमने बता भी दिया है क्या होगा, मैग्नीट्यूड टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन यू। साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्शन कैसे बताएं? तो बेटा डायरेक्शन को लेके एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन करते हैं तो शिफ्ट नॉर्मली पॉजिटिव आता है, ये जो अभी आप एस निकालेंगे ना ये हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आगे मैं आपको इस डायरेक्शन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कैसे बताएंगे बेटा, ये शिफ्ट हमेशा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यानी जो शिफ्ट होगा वो हमेशा ही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही होता है। अब इसका मतलब क्या, वो जरा समझे बेटा। देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है। आ, ये जो स्लैब है इसका कुछ थिकनेस दिया है, थिकनेस मान लेते हैं हमको दे दिया गया है सपोज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया। ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज दैट 3/2 ना। अब फिर बोला गया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया कहीं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले तो शिफ्ट कितना होगा वो बात कर लेते हैं, ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। शिफ्ट कितना होगा तो हो जाएगा टी टाइम्स 1 - 1 अपॉन म्यू, फॉर्मूला ऊपर हम लिखा हुआ है। तो टी कितना हो गया भाई 6, 1 - 1 अपॉन म्यू करेंगे तो 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3 ना। तो 3 में से 2 जाएगा 1/3, तो कितना हो जाएगा बेटा, क्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये? यस सर। हाँ, 2 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका शिफ्ट होगा 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है उसके इधर 2 सेंटीमीटर या इसके इधर 2 सेंटीमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको हम डायरेक्शन से देखेंगे। सोचो जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इंसिडेंट होगा वो इस तरफ से इस तरफ होगा, और हमने अभी भी क्या पढ़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी हमारी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो बेटा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कौन सा है, ये इधर वाला 2 सेंटीमीटर तो उल्टा है उसके, यही वाला सही हुआ। तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बन जाएगा, और ये होगा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब पहले सरफेस से भी रिफ्लेक्शन और दूसरे सरफेस से भी रिफ्लेक्शन, दोनों से रिफ्लेक्शन देखने के बाद जो फाइनल इमेज बना है ये वो बनेगा। तो ये है हमारा बेटा फाइनल इमेज। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। इस एग्जाम्पल में सेम कहानी होगी, लेकिन बस मैं ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ रखूंगा। देखो यहाँ पे वही स्लैब है, थिकनेस वगैरह सब सेम है, मतलब ये जो थिकनेस है वो भी पहले जैसा है। टी कितना है, ये 6 सेंटीमीटर जो पहले हमने भी एग्जांपल लिया है, और इसका म्यू जो है दैट इज 3/2, सही है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड नहीं है, अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट वो है वो राइट साइड है। देखो कैसे बना होगा ऑब्जेक्ट। देखो मान लो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आया, ऐसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और कम मतलब इंक्लिनेशन अगर बढ़ा दो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आया इधर से ये आया, सही बेटा। अब अगर लाइट रे इधर से आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे है, तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में तो लाइट रे मिलेगा नहीं, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके कहीं यहाँ मिला लेंगे। तो बताओ बेटा क्या ये ऑब्जेक्ट हुआ? यस सर। ये समझ में आया ना कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल। हाँ, क्योंकि हमने इसको जबरदस्ती मिलाया हुआ है, ठीक है। अब देखना हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ में बनेगा, तो हमने अभी भी देखा कि भाई चूंकि डेटा सेम है तो शिफ्ट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ना, डेटा सेम है इसलिए शिफ्ट 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट किस तरफ होगा, तो हमने अभी भी देखा भाई इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन देखो। बताओ बेटा इंसिडेंट लाइट रे क्या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है?
Yes, हाँ, तो देखो बेटा शिफ्ट भी 2 सेंटीमीटर इधर ही हो जाएगा, इस तरफ ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट, और कहीं न कहीं इमेज यहाँ भी बन जाएगा। दिस इमेज विल बी फाइनल इमेज। बताओ बेटा, क्या आप ये समझ पाए कि कैसे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमारा शिफ्ट आता है? यस सर। यस सर। इस तरीके से बेटा हम ये जो ग्लास स्लैब होगा उसके हम कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आध कॉन्सेप्ट और है, वो साथ में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो ये ग्लास स्लैब है अगर वो सिंगल हो तो कैसे हम शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। सर हाँ, सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज भी वर्चुअल होगा ना? देखिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इमेज कैसे बनने वाला है, रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से बनना है, तो रिफ्रैक्शन से बनना है, इसका मतलब लाइट रे एक्चुअल में क्रॉस करेगी ना इसको, इस स्लैब को क्रॉस करेगी ऐसे ना। यस सर। जब क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के बाद मिलना चाहिए, तो क्रॉस करके बेटा किस तरफ जाएगी, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में स्लैब को? राइट। राइट में जाएगी, तो और राइट में ही इमेज बना है ना, तो इमेज रियल हुआ या वर्चुअल? रियल। रियल हुआ, इमेज क्या हुआ, रियल। कॉन्सेप्ट वही है, जहां पे मैं ना बोलूं इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है भाई। हो तो रिफ्लेक्शन रहा है ना। आप सोचो अगर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता, रिफ्लेक्शन होता तो लाइट इधर जाती, तो इधर मिलनी चाहिए थी रियल इमेज बनाने के लिए, लेकिन मिलती दूसरी तरफ, इसका मतलब वो क्या हो जाता, वर्चुअल। सही है ना, तो इमेज क्या है यहाँ पे, रियल, ठीक है। यस सर। किसी और को कुछ पूछना है बेटा, किसी और को कुछ पूछना है? no sir, अब बेटा यहाँ पे मल्टीपल स्लैब का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, मल्टीपल स्लैब, मल्टीपल ग्लास स्लैब। अब बेटा मैं कई सारे अगर स्लैब ले लूं, ये स्लैब ले लिया, एक ऐसा ही और स्लैब ले लिया, एक और स्लैब ले लिया, ये मैंने अभी 3 स्लैब ले लिया, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को तो जनरलाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, थोड़ा सा और दूर बना देता हूँ, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब बेटा लाइट है, जाहिर सी बात है तीनों स्लैब से पास करेगा ना। अगर इन सबका थिकनेस में लिख लो, पहले का थिकनेस T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3 है। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का μ2, तीसरे का μ3, और जाहिर सी बात है इसके अलावा सब एयर है। तो टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगा भाई, टोटल शिफ्ट हो जाएगा अलग अलग लोगों के शिफ्ट का सम। तो टोटल शिफ्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं टोटल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड by combination of cell, a combination of cell कह रहा हूँ, combination of slab, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच गया मैं। तो S मैं लिखूंगा टोटल, तो भाई अलग अलग लोगों का जो शिफ्ट होगा, जैसे पहले का अगर मान लो शिफ्ट S1, दूसरे का S2, तीसरे का S3 है, तो S टोटल क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, और होता तो और का सब। तो S टोटल हो जाता है बेटा S1 क्या होता है, T1 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू1। S2 क्या हो जाता है, T2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू2। तीसरा क्या हो जाता है, T3 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। बताओ भाई ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो आप भाई पर शिफ्ट को क्या कर लो, ऐड कर लो ना। तो ये है हमारे टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, और ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वही भाई, स्लैब ये शिफ्ट आएगा, शिफ्ट आया तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में जाना पड़ेगा। तो हमारा मिला जुला के जो इमेज होगा वो कहीं ना कहीं ओ से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं जाके फाइनल इमेज बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो शिफ्ट होगा वो होगा कौन सा, टोटल शिफ्ट। बेटा ये कहानी सबने समझ ली? यस सर। अब चलते हैं प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ये तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम समझेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्शन
number of plane refracting surface। बेटा यहाँ पे एक हमें याद होगा शुरुआती करा था एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, लेकिन यहाँ पे देखें कई सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ये है पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है दूसरा, ऐसे ही तीसरा, चौथा, और मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट वही होगा ना। अब देखो लाइट रे बेटा कैसे जाएगा, क्योंकि ये हमने लिख दिया कि ये ओ जो है दिस इज ऑब्जेक्ट और ये सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे इस वाले मीडियम का μ1, इस वाले मीडियम का μ2, इसका μ3, इसका μ4 और इधर म्यू ऑब्जर्वर। बेटा यहाँ पे ही होगा ऑब्जर्वर यानी आई पोजीशन। ये कौन है? ऑब्जर्वर, देखने वाला। ऑब्जर्वर इसको कहूंगा मैं। ऑब्जर्वर मतलब इधर से ही देखा जाता है ना, मेन ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ है। अब बेटा डिस्टेंस सबका दिया हुआ है, जैसे ये डिस्टेंस जो है मुझको दिया हुआ है t1 और बाकी सबका t2, t3, t4 दिया जाएगा। तो इसका दिया है t2, इसका दिया है t3, इसका दिया है t4। तो बेटा ये सब देख पा रहे हैं कि कौन सा मैं थिकनेस बता रहा हूँ, कौन सा डिस्टेंस बता रहा हूँ, सबको क्लियर दिख रहा है? यस सर। आप बेटा यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये कि जो फाइनल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, लास्ट वाला फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो भी बेटा मैं डिस्टेंस बताऊंगा, जो भी मैं डिस्टेंस बताऊंगा वो कहाँ से बताया करूंगा? ये फाइनल वाले से। तो फाइनल वाले से जो भी डिस्टेंस बताना होगा वो मैं बताऊंगा। तो बेटा देखना जरा, ये फॉर्मूला मैं कुछ लिखता हूँ। सबसे पहला, या इसके नीचे जगह है, यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला जो कि है अपरेंट डेप्थ का या अपरेंट डिस्टेंस का कह लेता हूँ। डेप्थ और हाइट तो मालूम चल जाएगा ना, जब हम हाइट की बात करेंगे तो वही डिस्टेंस हाइट हो जाएगा, जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डेप्थ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अपरेंट डिस्टेंस। तो अपरेंट डिस्टेंस अगर मैं d लिखूं तो बेटा याद है जो अपरेंट जो डिस्टेंस या हाइट का फॉर्मूला था वो d अपॉन म्यू डैश करके था पहले, याद है? सिंगल से याद है बेटा सबको? वैसा ही होगा, लेकिन बस यहाँ पे लोगों का सम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखो उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं t1 से। t1 आपको दिख रहा है बेटा, t1 क्या है? t1 अपॉन म्यू डैश 1 प्लस t2 अपॉन म्यू डैश 2 प्लस t3 अपॉन म्यू डैश 3 प्लस t4 अपॉन म्यू डैश 4। ये फॉर्मूला बेटा सबको समझ में आ गया? बताए, ये फॉर्मूला आपको देख कर नहीं लग रहा है कि जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वही वाला फॉर्मूला जैसा लग रहा है? बस वहां पे एक t अपॉन म्यू डैश था, यहाँ पे अलग अलग t1 अपॉन म्यू वन डैश, t2 अपॉन म्यू टू डैश, ऐसे करके, है ना? ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक ही बात का अंतर है। वो अंतर इस बात का है कि हम म्यू वन डैश म्यू टू डैश लिखते कैसे है ना। तो बेटा उसको जरा समझेंगे। ये तो बेटा हमारा हो गया फॉर्मूला, एकदम वही है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इस बात का डिफरेंस है कि हम ये जो म्यू वन डैश है और म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश लिखते कैसे हैं, तो जरा इसको समझें बेटा। जब मुझको म्यू वन डैश लिखना होगा तो हमारा वहां पे फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम। याद है बेटा? हमने पीछे ऐसे लिखा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां के लिए आप बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो देखो ऐसे लिखेंगे बेटा, म्यू वन डैश जब मैं लिखूंगा तो t1 किस म्यू के करस्पॉन्डिंग बातें कर रहा है? म्यू वन के करस्पॉन्डिंग, आपको दिख ही रहा होगा। डिवाइडेड बाय, अब देखो लाइट रे वैसे अगर जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो हमारे हिसाब से इंसिडेंट हुआ म्यू वन और जबकि रिफ्लेक्शन हुआ म्यू टू। बताओ बेटा आप लोग एग्री हो इससे?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बेटा यहाँ पे इसी बात का डिफरेंस होता है, यहाँ पे म्यू वन अपॉन म्यू टू के बजाय हम किससे डिवाइड करेंगे, हर केस में म्यू नॉट से ना। देखो म्यू नॉट कौन सा बेटा, ऑब्जर्वर वाला दिख रहा है। Yes, sir. हाँ बस ये डिफरेंस है। सिमिलरली म्यू टू डैश, अब कहीं ये कहाँ से आ जाता है, तो बेटा ये डिराइव करा जाता है। डिराइव करने का मतलब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फॉर्मूला लगाते हैं। वो याद है बेटा, वो था म्यू टू अपन बी इक्वल टू म्यू वन अपन यू, जो कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हमने प्लेन पे लगा दिया था आर इनफाइनाइट करके, उसी को लगाते हैं, फाइनल इमेज बनाते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमको मालूम चलता है म्यू वन डैश म्यू टू डैश कितना आएगा। सिमिलरली म्यू टू डैश क्या होना चाहिए भाई, म्यू टू डिवाइडेड बाई, देखो यहां से लगता है म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू थ्री होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट। तो हम म्यू नॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सही है। ऐसे म्यू थ्री डैश क्या हो जाएगा हमारे लिए, म्यू थ्री अपॉन म्यू नॉट। अब समझ गए होंगे बेटा कैसे हमको लिखना है म्यू। ऐसे लास्ट वाला जो म्यू फोर डैश है वो क्या हो जाएगा, म्यू फोर अपॉन म्यू नॉट ना। समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. अब Yes, बेटा sir. अब बेटा हम शिफ्ट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लिखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा पीछे हुआ था। शिफ्ट शिफ्ट क्या होता था बेटा, अलग अलग लोगों का शिफ्ट कर देंगे। अलग अलग लोगों का जो शिफ्ट होगा वो क्या होता था, पहले केस में सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में वो होता था डी टाइम्स ऑफ वन माइनस वन अपॉन म्यू डैश। सेम यहाँ पे होगा, बस डी के बजाय क्या होगा, टी होगा, T. वन माइनस वन अपॉन म्यू वन डैश, है ना। सिमिलरली प्लस टी टू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू डैश। समझ पा रहे बेटा कैसे मैं लिख रहा हूँ, Yes, sir. Yes, sir. प्लस टी फोर टाइम्स ऑफ वन माइनस वन अपॉन म्यू फोर डैश। अच्छा इसको हम कर लेते हैं बॉक्स। ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट रह गया। डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कैसे बताएंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब होगा एक सेकंड, लग रहा है कोई प्रकट हो रहा है क्या, एक रनिंग आउट होने वाला है। अच्छा एक हो गया बेटा, बस एक सेकंड, एक कोई स्टूडेंट कनेक्ट हो रहा है। अच्छा 7 मिनट का हमारे पास टाइम है जिसमें हम शिफ्ट का डायरेक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम अगले सेशन मिलेंगे तो आगे जो है इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से देख लेते हैं अगला पार्ट कि शिफ्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जब हम शिफ्ट के डायरेक्शन को लेके बात करते हैं तो यहाँ एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको दिखती है बेटा। शिफ्ट जो होगा उसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो दो बातें हो सकती है, या तो शिफ्ट पॉजिटिव आएगा या तो शिफ्ट नेगेटिव आएगा। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने स्लैब की बात करी थी उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा बेटा तो कहानी वही जो हम जानते हैं, यानी शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सही है। और अगर कहीं निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, बस उसी का उल्टा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बेटा ये कहानी सबको समझ आ गई। Yes, sir. हाँ, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मेरे पास कई सारे स्लैब्स हैं, एक सेकंड एग्जांपल तो मैं बता दूं, टाइम कितना है, एक सेकंड में बता पाऊंगा, हाँ आराम से बता पाएंगे बेटा। देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास कुछ स्लैब्स है, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे शिफ्ट निकाला और शिफ्ट आ गया सपोज दैट +3 सेंटीमीटर, सही है। अब देखो बेटा इंसिडेंस कैसे होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर है O है तो ऐसे इंसिडेंट होगा। अगर इंसिडेंट ऐसे होगा तो हमारा शिफ्ट पॉजिटिव होना ये बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इमेज यहाँ बन जाएगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। बेटा आप पकड़ पा रहे हो इस बात को। Yes, sir. और ये इमेज Sir. ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, फाइनल इमेज होगा। हम फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, सही है। सिमिलरली अगर मान लो कोई ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कई सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हैं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक। और मालूम चला कि जब शिफ्ट निकाला तो -2 सेंटीमीटर आया, ठीक। तो ये रहा इंसिडेंट लाइट,
ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है। तो नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के अपोजिट चले जाएंगे, यहाँ पे इमेज जाके कहीं बनेगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिस इमेज विल बी फाइनल इमेज। सही बेटा, क्लियर है? यस सर। यहाँ सबको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव का मतलब क्या है? यस सेम है सर। जो स्लैब में पढ़ा है। नेगेटिव उसका मतलब होता है उल्टा। सही है। और एक खास बात ये जो बेटा हमने पीछे वाला ये पढ़ा है अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ क्या होगा बेटा? अपरेंट डेप्थ एक अपरेंट डिस्टेंस जो पढ़ा, सॉरी, अपरेंट डिस्टेंस एक डिस्टेंस होगा ना, तो डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं से बताते हैं ना। तो देखो डिस्टेंस कहाँ से बताएंगे? जैसे मान लो फाइनल इमेज यहाँ बन गया, दिस इज द फाइनल इमेज। मान लो ये है फाइनल इमेज। बेटा ये सबको दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो बेटा देखो, हमेशा हम फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बताते हैं। फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये डिस्टेंस हमेशा यहाँ से बताते हैं। तो डी यहाँ से लिख के मैं तुमको दिखा देता हूँ बेटा तुम लोगों को। ये 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 डी जो होगा वो ये होगा। आपने देखा है फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये डिस्टेंस बताया हमने। ठीक है, सही बेटा? यस सर। हाँ, तो या तो आप ऑपरेंट डिस्टेंस सर बताओ या शिफ्ट से आप। हाँ सर मंजीत को ऐड कर लो, वो कह रहा है मैसेज करके। हाँ, तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसमें चाहे आप अपरेंट डेप्थ निकाल लो यानी अपरेंट डिस्टेंस निकाल लो या शिफ्ट निकाल लो, दोनों का ही मतलब एक ही होता है। ठीक है बेटा, तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो अभी तक हमने पढ़े। यस सर। हाँ, अब हम बेटा फिर से रिकनेक्ट होते हैं। लिंक मैं आपको फिर से भेजता हूँ और फिर से इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ओके सर। आ गया sir. अब बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब ये क्वेश्चन हमको करना है, तो सबको ये क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा। क्वेश्चन आ गया बेटा? अब ये क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए। यस सर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। अब देखो बेटा, लिखा है इन द फिगर 1.116 फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सर सीन बिलो सरफेस ए बी। तो इसका मतलब बेटा ये जो फाइनल सरफेस होता है वो कौन सा होता है? जिस तरफ ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर किस तरफ है? ए बी की तरफ। तो ये वाला क्या लगता है? ये है फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बताओ बेटा, सही है? अगर ऐसा है तो हम सारा डिस्टेंस वगैरह हम यहीं से बताएंगे। नहीं तो बताते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमको दो मीडियम दिख रहे हैं, एक म्यू इक्वल टू 2 वाला, एक म्यू इक्वल टू 1.5 वाला। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको अपरेंट डेप्थ दिखेगा। तो सीधे अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाते हैं। लिखते हैं अपरेंट डेप्थ ये अपरेंट डिस्टेंस ही है बेटा। अपरेंट डिस्टेंस को मैं अपरेंट डेप्थ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डेप्थ से रिप्रेजेंट करा जाएगा। डी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा T1 अपॉन म्यू 1 डैश प्लस T2 अपॉन म्यू 2 डैश। बताओ बेटा ये सही है? T1 की बात कर लेता हूँ। T1 मैं रख लेता हूँ यस सर। इसको हाँ नहीं 15 नीचे वाले को। मतलब आप कोई फर्क नहीं पड़ता T1 किसको कह रहे हैं, लेकिन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें T1 20 हुआ जो ऑब्जेक्ट के यस पास सर। वाला है, T2 हुआ 15 सेंटीमीटर। सही है? तो वैल्यू लिखते हैं। हाँ वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया 20 अपॉन म्यू 1 डैश। यस। म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा बेटा? क्या ये हो जाएगा 2 अपॉन 1.8? जिस तरफ आप हैं उस तरफ का म्यू यानी उस मीडियम का म्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर का म्यू। समझ में आया? सिमिलरली जब आप आगे लिखेंगे तो 5 अगले वाले में लिखेंगे म्यू ये वाला T2 के करस्पॉन्डिंग डिवाइड बाय ऑब्जर्वर वाला। यस सर। हाँ तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला, उसको हम यूज करते हैं। तो 20 अपॉन वैल्यू लिखा प्लस दूसरा वाला थिकनेस T2 कितना है बेटा? ये है 15 अपॉन म्यू है 1.5 डिवाइड बाई 1.8। सही बेटा? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ये 20/20 गुणे 18 हुआ। मैंने क्या किया, नीचे जो डिनोमिनेटर है 2/1.8 उसको 10 से मल्टीप्लाई sir. कर दिया ऊपर नीचे, तो 2 का 20 हो गया, 1.8 का 18 हो गया। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। प्लस यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो 15 इंटू 18/15 सिंप्लीफाई करा, 15 से 15 गया, सही बेटा। इसमें मैंने क्या करा, 20 से 20 गया, तो 36 सेंटीमीटर हुआ, सही ना। तो मिला जुला के जो हमारा इमेज बनेगा, अभी ये टोटल डिस्टेंस देखो 20 और 15 कितना हुआ, 35 ना। तो 35 ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला है रियल डेप्थ, ये है रियल डेप्थ। लेकिन हमारा जो आया है दैट इज 36। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 35 से बड़ा है। कितना है, ये है 36 सेंटीमीटर। अगर शिफ्ट देखें बेटा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा शिफ्ट क्या हुआ बेटा, ये है फाइनल इमेज, ये है फाइनल नो इमेज। सर। ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, क्लियर है। तो हमारा हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 36। बताओ बेटा, सबको ये समझ में आ गया। चलो, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इंटरेस्टिंग ये वाला। Yes, sir. क्या बेटा सबको क्वेश्चन दिखने लगा। बस 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 पहुंच गया, आवाज आवाज पहुंच गया भाई। अब क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसमें दो स्पेशल चीजें पूछी गई हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला, लेकिन इसमें ये पूछा गया, लिखा इन द फिगर 1.118 डिटरमाइन द अपरेंट शिफ्ट। अब की बार डेप्थ नहीं बल्कि अपरेंट शिफ्ट पूछा गया ना, वही हम शिफ्ट बता देंगे इन द पोजीशन ऑफ द कॉइन, मतलब कॉइन हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, यही बोला गया। ऑल्सो फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमसे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड वाटर स्लैब। अब ग्लास एंड वाटर स्लैब का मतलब बेटा ये है कि बोला तो नहीं कि किस तरफ होगा, लेकिन मुझको लगता है नीचे वाला जो है वो वाटर हो जाएगा, ऊपर वाला ग्लास हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से मिलता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको बोल दिया होगा ग्लास, इसको बोल दिया होगा ग्लास, इसको बोल दिया होगा सॉरी नीचे वाले को, हाँ सही है, नीचे वाले को हम बोलते हैं ग्लास, ऊपर वाले को बोलते हैं वाटर। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यस कौन सर। है, क्योंकि Yes, दिया तो है sir. नहीं। बस मेरे बोलने में अच्छा रहेगा कि मैं बताऊंगा कि ये वाटर है, ये ग्लास है। तो लिखा है बेटा, फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास एंड वाटर स्लैब। तो सही बेटा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। तो हाँ पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो है शिफ्ट की बात करता है, तो शिफ्ट हो जाएगा T1 1 अपॉन म्यू 1 डैश प्लस T2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 डैश। बताओ सही बेटा। इस हाँ, अब इस शिफ्ट को सॉल्व करते हैं। इस शिफ्ट में अगर हम लिखे तो T1 कितना हो गया बेटा, 4.5, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डैश की अगर हम बात करें तो क्या होगा बेटा। अब ध्यान से देखना जरा, ऑब्जर्वर तो इधर है ना, और ऑब्जर्वर के लिए बोला नहीं गया कि इधर क्या है, तो इधर हम एयर मान लेंगे, और अगर एयर मान लेंगे तो ऑब्जर्वर का म्यू कितना हुआ, 1। सही है। तो हमारे लिए यहाँ पे म्यू 1 डैश क्या हो गया, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो म्यू 2 कितना है बेटा, 3/2 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 3/2। सही Yes, है। sir. प्लस T2 कितना है यस सर। हमारा, 8 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 डैश क्या हो जाएगा, म्यू 2 डैश हो जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट। ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि म्यू नॉट क्या है, 1। बताओ बेटा यहाँ तक सबका क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 अब देखो ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 2 1, तो ये हो जाएगा बाई 3 प्लस इसको करें 8 और 4 माइनस 3 1 1/4। बताओ इतना हो जाएगा बेटा। यस सर। ये 1.5, ये 2 ना, 3.5। डिस्टेंस हमने सब Yes, सेंटीमीटर sir. वगैरह में रखा है, तो सेंटीमीटर में होगा। जी बताओ सर। सही बेटा,
सही है भाई? पॉजिटिव सर। भाई सब लोग एक्टिव तो है ना? ये समझ में आ रहा है कि 3.5 कैसे हो गया? along होगा सर। हाँ, बहुत सिंपल है, बिना सोचे समझे फॉर्मूला लगा लिया। अच्छा बताओ बेटा आगे कि क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग होगा या अपोजिट होगा? हाँ तो देखो बेटा हाँ, इंसिडेंस तो ऐसे गया, इंसिडेंस ऐसे गया, तो अलोंग का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इमेज ऐसे ऊपर बना 3.5, यहाँ पे कुछ बना, ऐसे इमेज बना, ये फाइनल इमेज हो जाएगा। और ये शिफ्ट कितना आ गया बेटा? ये शिफ्ट आ गया 3.5। बेटा ये सबको समझ में आया कि कैसे मैंने ऐसे ऊपर बना दिया? हाँ, अब देखो बेटा, अब बेटा इससे भी इंपॉर्टेंट इसका अगला वाला पार्ट, इसका अगला वाला पार्ट ये कहता है कि बताओ कि ये दोनों वाटर और ग्लास स्लैब के करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा। तो सोचो कि इसको हम कैसे बताएंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये जो ग्लास और वाटर का स्लैब है उसको मैंने सिंगल स्लैब माना, ये सिंगल स्लैब ना। इसका हाइट ये कितना हो जाएगा? तो बेटा जितना वाटर और ग्लास स्लैब का है तो ये 12.5 हुआ। सबको दिख पा रहा है बेटा? अब चूंकि ये एक ही मीडियम का है, एक ही मीडियम का है, जैसा काम वो दोनों यानी वाटर ग्लास मिलके करेंगे वैसा अकेला करेगा, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा और इसका म्यू हम बोलेंगे म्यू इफेक्टिव ना। बस काम क्या होना चाहिए जैसा कि ऊपर वाले ने क्या करा, ऊपर वाले ने शिफ्ट दिया 3.5 का, दिख रहा है? ऊपर वाले ने शिफ्ट क्या दिया 3.5 का, तो हमको भी क्या करना चाहिए 3.5 का शिफ्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे लगा कॉइन। अब बेटा देखो लाइट रे जाएगा तो कितने स्लैब को क्रॉस करेगा, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेगा? एक को, रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट को क्रॉस करेगा। तो अब सोचो यहाँ पे शिफ्ट जो होना है, शिफ्ट कितना होना है 3.5, तभी तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम होगा। यहाँ पे अगर इमेज बन रहा है तो सोचो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ क्यों सिंगल कहा? क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट को ही ये कॉइन से निकलने वाला लाइट रे क्रॉस कर रहा है, यानी हमारे इस सरफेस के यानी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के करस्पॉन्डिंग ही हमको शिफ्ट मिलना है, और दोनों का शिफ्ट यानी ऊपर वाले का शिफ्ट और नीचे वाले का शिफ्ट सेम होना चाहिए। तो नीचे वाला भाई सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हो रहा है तो इसके शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने देख रखा था। शिफ्ट का फॉर्मूला इसके होता है, वो होता है d टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डैश, अगर याद हो तो शिफ्ट कितना है हमको मालूम है, वो कितना है भाई? शिफ्ट है हमारे लिए 3.5। डी कितना है? डी होता है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है बेटा? 12.5। दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्वाइन और सिंगल रिफ्रैक्टिव सरफेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12.5 ना। हाँ, अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमको म्यू डैश की अगर बात करनी हो तो म्यू डैश क्या हो जाएगा? इंसिडेंट म्यू डैश हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ बेटा म्यू डैश हमारा हुआ इंसिडेंस क्या हुआ म्यू इफेक्टिव, और जो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ ऊपर तो एयर है ना, ऊपर एयर है तो ये हुआ 1। तो मिला जुला के म्यू डैश की जगह पे हम म्यू इफेक्टिव लिख लेंगे, तो ये हो गया 3.5 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इफेक्टिव। बताओ बेटा इसके आगे सॉल्व कर लोगे आप या मैं सॉल्व करके दिखा दूं? वन अपॉन म्यू इफेक्टिव क्या हुआ? ये हुआ 1 माइनस 35 अपॉन 125 ना। तो म्यू इफेक्टिव निकालेंगे कैसे? ये हो जाएगा 125 माइनस 125 माइनस 35। बताओ बेटा ये आंसर आ गया। पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि भाई जो ऊपर वाला दोनों स्लैब है ये काम क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके काम यही तो कर रहे हैं, शिफ्ट दे रहा है 3.5 का। मैंने कहा कि अकेला यही काम कर दे, अगर अकेला वही शिफ्ट दे दे तो भाई हम यही तो कहेंगे कि भाई ये जो डबल है दोनों मिलके काम करे, वही हमारा सिंगल काम कर रहा है। क्यों सिंगल काम कर रहा है? क्योंकि दोनों शिफ्ट सेम दे रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हमने नीचे वाला का शिफ्ट निकाल लिया। नीचे वाले का जब शिफ्ट निकाला तो उसका आपने ध्यान दिया कि भाई सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, ये वाला सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका यूज कर लो आप बड़े आराम से। अच्छा आप चाहते तो इसको बेटा एक और मेथड से कर सकते थे, यही जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे अभी हमने इसको मेथड 1 से करा, मान लो इस पार्ट को मेथड 1 से करा। मेथड 2 से करने के लिए मैं कुछ नहीं करता, मैं ये करता बस कि भाई जो अपरेंट डेप्थ होता है वो होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू डैश। अब अपरेंट डेप्थ हमको मालूम है ना, वो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा इतना, कितना
12.5 माइनस 3.5। बताओ बेटा, एग्री करते हो आप लोग? तो डी डैश कितना हो जाएगा? हाँ, डी डैश कितना हो जाएगा? 9। डी डैश 9 हो जाएगा। और रियल डेप्थ कितना है? 12.5। अपन म्यू डैश की बात करो तो म्यू डैश कितना है? म्यू इफेक्टिव हमने पीछे देखा है अभी, ये देखा ना बेटा, यहाँ पे हमने निकाल दिया है, ये वाला म्यू इफेक्टिव निकाला था ना, तो वही म्यू इफेक्टिव म्यू डैश के बराबर था, वो निकाला था, वहां पे रख दिया और यहाँ से सॉल्व कर लिया। यहाँ से सॉल्व कर लिया किसको? म्यू डैश को, म्यू इफेक्टिव को। तो म्यू इफेक्टिव आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा यस 12.5 सर। अपॉन 9। यहाँ से सॉल्व कर लो, इसको आंसर कह लो। अगर ऐसे कह रहे तो ये आंसर हो गया। और एक आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है, ये वाला हमारा एक दूसरा आंसर है जो पहले सॉल्व किया था। बताओ बेटा, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन में सर फैजान को ऐड कर लीजिए। सिल्वर स्लैब का कॉन्सेप्ट आएगा। किसको किसको? अच्छा, 3 लोग, हाँ, 3 लोग है, 3 लोग जो है लाइन में है। अच्छा, ये मुझसे नहीं बता पा रहे हैं, चलो सही है, सर मंजिल ये भी एक सही ऐड तरीका था है सर, कि उसे ऐड आप ही कीजिए। देख लें। ना ना, सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझको। मैं कह रहा सर हूँ वो कि फोन करता रहता है बीच सही है, बीच इससे में। आप जैसे आपने देख लिया, मैं मुझको दिखता भी नहीं, मैं जब फुल स्क्रीन में रहता हूँ तब मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझको लगा सब लोग आ चुके हैं। बेटा आप ये जरा देखना। हाँ, सबको कर लिया भाई, अब सब एक अलग अलग थोड़ी करेंगे, मैंने जब देखा तो सबको ऐड कर टावर दिया, 3 लोग थी लाइन। खा अच्छा, गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है? उसका एक बेटा तरीका होता है कि अगर आप रूम में टावर पढ़ना पे आ जा चाहते हैं ना, तो फैजान, 2 टावर फोन पे का आ। यूज करें। एक उस फोन का यूज करें जिसमें नेट हो, उसका हाँ, नहीं, उसको छत पे रख दीजिए। यस सर। जो जिसमें हॉटस्पॉट ऑन करिए, उसको छत पे रख दीजिए, दूसरा फोन अपने रूम में रख लीजिए, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए, तो आपका नेटवर्क सही पकड़े। तो सही बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? इस क्वेश्चन में जरा आप इसको पढ़े तो इसमें क्या लिखा है? An object is placed in front of a slab of thickness of this at a distance of this. Other face of the slab is silvered. ये दिख रहा है, ये सिल्वर। यानी हम जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 होते हैं स्लैब के, उसके एक फेस को हमने सिल्वर कर दिया। लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, कहते हैं कि फाइनल जो इमेज होगा उसका पोजीशन बताओ। बेटा इसको तो यस यस। करते तो 3 तरीके से है, लेकिन मैं 2 तरीके दिखाऊंगा, दोनों मतलब मुझको लगता है कि सही है। और उसमें दूसरा वाला जो है शॉर्टकट टाइप का हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे है क्या, मतलब कॉन्सेप्ट क्या मैं यूज करूंगा। बेटा ये सबको स्लैब दिख रहा है, एक्चुअली इन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट पूछा है सिल्वर स्लैब का। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो स्लैब अभी आपको दिख रहा है ये नॉर्मल स्लैब है, इसको मैं सिल्वर स्लैब कैसे बना सकता हूँ? इसमें मैं इसका एक फेस जो लूंगा उसको सिल्वर कर दूंगा, उसको मतलब पेंट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा सिल्वर फेस यस सर। स्लैब। कैसे होगा? बेटा इसके 2 फेस है, आप देख रहे हैं, तो एक है रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट, और दूसरा ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकेंड। दिख रहा है बेटा, 2 सरफेस है। अब आप इसमें किसी भी सरफेस को जो है पेंट कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे पेंट कर दिया ऐसे, तो ये वाला फेस क्या बोला जाएगा? पेंटेड फेस या सिल्वर फेस? पेंटेड फेस। बेटा इसको सिल्वर क्यों बोला जाता है? आपने देखा होगा कि जो हम चेहरा देखने के लिए नॉर्मल ग्लास लेते हैं, उसमें जो पीछे पेंट किया होता है, कभी आपने पलट के देखा होगा तो लगभग रेड या ऑरेंज कलर का दिखता है, लेकिन जब सामने सामने से आप ग्लास को देखते हैं, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड से देखते हैं, तो आपको सिल्वर कलर का दिखता है। इसका मतलब ये वो पेंट जो है वो सिल्वर कलर का है, तो उसी के नाम पे इसको या तो पेंटेड बोल देते हैं, और चूंकि कलर सिल्वर लगता है इसलिए हम इसको सर सिल्वर फेस भी यस बोल सर। देते हैं, सिल्वर फेस। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिल्वर फेस का मतलब क्या है? हाँ, क्लियर है?
अब बेटा इसके क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सिंपल से ये कर लेता हूँ कि ये जो हमारा पहले का स्लैब है उस स्लैब को मैं यूज करता हूँ। यस सर। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो देखो रखा किस तरफ जाएगा, एक बार जब मैं इसको बता दूं फिर इसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा ये सिल्वर फेस्ड ग्लास स्लैब सबको दिख रहा है। हाँ तो इसका थिकनेस वगैरह दिया होगा, कहा जाएगा कि इसका थिकनेस कुछ है, टी है, ये टी थिकनेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वही पहले वाली कहानी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाएगा, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इस तरफ तो नहीं रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि जब इधर से लाइट रे जाएगा तो उसको पेंटेड साइड दिखेगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा जाएगा बेटा? सिल्वर फेस जिस तरफ है उसके अपोजिट वाले फेस की तरफ। बताओ इसमें इसी में किसी कोई दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत? तो बेटा क्या होगा, सोचो जरा लाइट रे जब जाएगा तो कैसे जाएगा, जरा देखो जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगा तो ऐसे जाएगा, एक बार गया, एक बार गया बेटा तो क्या लगता है कि एक बार स्लैब को इसने यूज कर लिया, ग्लास स्लैब को इसने यूज कर लिया, फिर बाद में उसको क्या मिलेगा? मिरर मिलेगा, तो उससे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट किधर आएगा? इस तरफ आएगा, इस तरफ आने का मतलब फिर से एक बार स्लैब का यूज किया जाना। बताओ बेटा समझ में आया ये मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे जब लाइट रे गया था, जब लाइट रे ऐसे गया था तो उसने एक बार स्लैब को यूज किया, किसके पास पहुंच गया? मिरर के पास, तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो फिर से लौटा, तो फिर से जब लौटा तो फिर से स्लैब को यूज किया, तो स्लैब कितनी बार यूज हुआ है और मिरर कितनी बार यूज हुआ है? सिंगल टाइम। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस क्वेश्चन को अगर करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं दो बार तो स्लैब ले लूंगा। देखो एक बार स्लैब, एक बार स्लैब, फिर क्या आएगा भाई उसके बाद? यस उसके सर। बाद आएगा मिरर, सिंपल सा मिरर, क्योंकि मैंने फिर मिरर यूज किया। फिर क्या आएगा? फिर आएगा स्लैब। सही बेटा, क्लियर है? तो सिल्वर्ड फेस्ड जो स्लैब होगा उसको करने के लिए हमने दो बार स्लैब को यूज किया। तो स्लैब पहले जब मिलेगा तो ये क्या करता है भाई? ये शिफ्ट करता है, तो ये शिफ्ट कर देगा। फिर मिरर क्या करेगा? उस शिफ्ट इमेज को समझेगा कि ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनाएगा। फिर दूसरा बार जब हम स्लैब से जाएंगे तो ये क्या कर देगा? ये शिफ्ट कर देगा। और शिफ्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ठीक है? तो बताओ बेटा यहाँ तक ये समझ में आएगा कि हम सिल्वर फेस स्लैब को कैसे यूज करेंगे। हम देखेंगे कि लाइट रे दो बार स्लैब का यूज कर रहा है और एक बार मिरर का यूज कर रहा है, तो दो बार हम स्लैब का यूज करेंगे और एक बार प्लेन मिरर का यूज करेंगे। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर क्या बन जाएगा? पीछे इमेज। अब देखो बेटा स्लैब चूंकि पहली बार आप यूज करोगे तो जो पहली बार स्लैब जो है इमेज बनाएगा वो मिरर के लिए कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट जैसा। वही पीछे की पुरानी कहानी। फिर जब मिरर से लाइट रे आएगा दूसरी बार स्लैब से यूज होने के लिए, तो फिर वहां पे क्या होगा भाई? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो स्लैब को ये लगेगा दूसरी बार जब स्लैब यूज करेंगे, यानी ये वाला दूसरी बार का मतलब ये लास्ट वाला, Yes, sir. ये वाला, ये वाला इसको यूज करेंगे तो लगेगा कि जो इस मिरर ने इमेज बनाया है वही स्लैब के लिए क्या काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट जैसा। वही पुरानी वाली कहानी, एक इमेज बनाएगा दूसरा उस इमेज को समझेगा कि ऑब्जेक्ट है। बताओ बेटा समझ गए कहानी? अच्छा तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके अगले पेज पे पेस्ट करता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को यस सर। वहां पे देख पाए। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। बेटा हमारे पास टाइम तो है ना? हाँ, अभी कम से कम 10 मिनट से तो ज्यादा है। इसको सॉल्व करें बेटा। तो इसका बेटा इसका वैसे तो तीन मेथड होता है। पहला मेथड मैं बात नहीं करता हूँ, कारण क्या है? पहला मेथड ये करेगा कि बेटा याद है तुमको वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो फॉर्मूला प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बनता था वो ऐसा हो जाता था, म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू μ1/u। ये था ना बेटा? तो इसको यूज कर लो भाई सब जगह पे। अब इसको यूज कर लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो ये एक लेंदी मेथड हो जाएगा।
ये लेंदी मेथड हो जाएगा। तो इस मेथड को हम मेथड तो कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लेंदी होता है कि इसको हम सोच के भी घबरा जाते हैं, इसलिए हम मेथड 1 को छोड़ के मेथड 2 पे आ जाते हैं। सही बेटा। तो उसमें क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एक तरफ सिल्वरिंग है, तो ये हो गया सिल्वरिंग। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हम आगे रखेंगे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यस सर। ये बस ये कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, लिखा है डिस्टेंस ऑफ 28 सेंटीमीटर 1.5। ना, तो ये है 28 सेंटीमीटर। तो अभी ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है सबको। ये स्लैब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू 1.5। अच्छा बेटा 1.5 दिया हुआ तो क्या हम शिफ्ट नहीं निकालेंगे? शिफ्ट कितना ही प्रोड्यूस कर सकता है? शिफ्ट हो जाएगा 6 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या 2 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? बताओ सही ना। अरे पीछे भी हमने सॉल्व किया भाई, जब मैं आपको शिफ्ट सिखा रहा था तो यही डेटा लिया था। तो ये बता रहा है कि कितना शिफ्ट हुआ 2 सेंटीमीटर। चलो हम एक एक करके करते हैं। तो हमको कितनी बार यूज करना है अपने स्लैब का? 2 बार। तो पहली बार यूज हुआ शिफ्ट जब हुआ, तो भाई स्लैब ने इस ऑब्जेक्ट O का इमेज बनाया I1, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आ गया बेटा? 2 सेंटीमीटर मैंने इधर ही क्यों लिया है? क्योंकि इंसिडेंट इस तरफ से हो रहा है और शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट होता है। तो I1 हमने निकाल लिया क्या होगा। ठीक है। तो बेटा अब हमारा किसका यूज करना होगा? मिरर का। अब मिरर को क्या लगेगा कि भाई O ऑब्जेक्ट है या I1 ऑब्जेक्ट है? I1 कहेंगे कि क्यों सर ये O भी तो सामने है। तो बेटा देखो मिरर को क्या मतलब, मिरर को तो ये लगा ना कि भाई ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ऐसे निकली और मिरर तक पहुंची, तो मिरर तक पहुंचते पहुंचते शिफ्टिंग हो गई ना, क्योंकि स्लैब यूज कर लिया। तो उसको अब O नहीं बल्कि लगेगा कि I1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो मिला जुला के I1 हो गया ऑब्जेक्ट, किसके लिए? मिरर के लिए। अब क्या करेगा? अब बेटा मिरर का काम यही है ना कि वो देखेगा कि मेरे कितने आगे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो उसके कितने आगे रखा है बेटा? देखो ये यहां से यहां तक 28 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 26 और 26 और 6 32 आ गया क्या बेटा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर आया बेटा? जल्दी बोल दो भाई जिससे आगे बढ़े। हाँ। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? मिरर कहता है कि भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट, जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा उतना पीछे इमेज बन जाएगा। तो ये जो प्लेन मिरर है उसने इमेज बनाया I2, और वो कितनी दूर आ गया बेटा? 32 सेंटीमीटर। सही बेटा। अब देखो लाइट कैसे गया था? ओ से पहले निकला था, स्लैब को क्रॉस करा था, फिर प्लेन मिरर पे आया। अब प्लेन मिरर से लाइट ऐसे लौटेगा। अब ऐसे लौटेगा तो हमारा जो दूसरी बार स्लैब यूज होगा वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। पर शिफ्ट किस तरफ होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्ट होगा कितने का? 2 सेंटीमीटर का। तो सोचो हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा शिफ्ट होने के बाद, क्या लगता है I3 कुछ यहाँ बनेगा? बताओ बेटा, शिफ्ट समझ में आया कैसे मैंने बताया? ये है शिफ्ट 2 सेंटीमीटर ना, तो ये 2 सेंटीमीटर का हुआ। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हुआ? क्या 30 सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर हुआ। तो हमसे बोला गया था, हमसे क्वेश्चन में ये लिखा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो भाई फाइनल इमेज का पोजीशन क्या हुआ? जो सिल्वर फेस है उससे कितना दूर? 30 सेंटीमीटर दूर। अगर कोई पूछे कि नहीं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना दूर, तो बेटा 30 में 6 और ऐड कर लो, 36 सेंटीमीटर दूर। बताओ बेटा आंसर आ गया? आंसर समझ में आया? अच्छा बेटा आपने देखा कि यहाँ पे हमने स्लैब को कितनी बार यूज किया? 2 बार। अब कहते हैं कि यार 2-2 बार यूज करना ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करें? तो बेटा इसमें एक और काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, जो मिरर नहीं है प्लेन मिरर जो कि सिल्वर फेस है, उसी का इमेज बना लेते हैं। उसका इमेज कैसे बनाएंगे? स्लैब का यूज करके। अब एक बार हम स्लैब का यूज करके इमेज बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी मिरर से इमेज बना लेंगे। हमको 2 बार
स्लैब का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो वो वाला मेथड थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है। हालांकि मेथड 2 बहुत बड़ा नहीं है, पर फिर भी इसमें आपको इतना शिफ्ट देखना पड़ेगा, शिफ्ट एक बार निकालना पड़ेगा, 2 बार शिफ्ट देखना पड़ेगा, एक बार मिरर देखना पड़ेगा। मेथड 3 थोड़ा सा आसान कर देता है। तो मेथड 3 देख लेते क्या होगा। मेथड 3 में हम क्या करते हैं बेटा कि मेथड 3 में हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्लैब का यूज करते हैं एक बार, और उससे हम किसका इमेज बना लेते हैं, मिरर का इमेज, और फिर हमारा स्लैब गायब हो जाएगा और हम फिर बता पाएंगे कि हमारा फाइनल जो इमेज है वो कहाँ बनेगा। अब इसका मतलब क्या बोलेगा समझे बेटा। ये स्लैब है, सबको दिख ही रहा होगा। एक सेकंड, हमारे पास टाइम तो है ना। अच्छा, हमारे पास टाइम है 9 मिनट 12 सेकंड का। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अब देखो बेटा, इस केस में क्या करना है मुझको, ये स्लैब में थोड़ा सा चौड़ा बना देता हूँ क्योंकि मुझको जो हमारा मिरर है उसका इमेज बनाना है। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला जो फेस है ये सिल्वर फेस है ना। अब हम 2 बार स्लैब का यूज करें, इससे अच्छा ये है ना कि ये जो मिरर है इसी का इमेज बना लेते हैं। अब इमेज कैसे बनेगा सोचो। हमारा ये जो मिरर है, हमारा ये जो मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो देखो लाइट रे कैसे जाएगा बाहर, ऐसे। यानी हमने कितनी बार स्लैब का यूज किया, एक बार। स्लैब का काम क्या है भाई, स्लैब का काम यही है कि शिफ्ट कर देना, किसके डायरेक्शन में, लाइट के इंसिडेंस के डायरेक्शन में। इंसिडेंस किस तरफ हो रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। सबको दिख रहा है बेटा, सबको दिख रहा है। तो शिफ्ट कैसे हो जाएगा भाई, शिफ्ट इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी भी हमने ऊपर शिफ्ट निकाला है, शिफ्ट कितना आया था, 2 सेंटीमीटर। तो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो यस सर। प्लेन मिरर जो है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये है प्लेन मिरर, ये पेंटेड साइड है, और ये शिफ्टिंग कितनी है, ये शिफ्टिंग है 2 सेंटीमीटर की। बताओ समझ में आ गया बेटा। अब देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो यहाँ रखा गया था ना। तो अब स्लैब का काम खत्म। अब क्या होगा, अब हमारा जो मिरर होगा वो बस वहीं रहेगा, शिफ्टेड वाला, ये वाला शिफ्टेड मिरर, शिफ्टेड मिरर ही हमारे लिए रहेगा। और स्लैब का काम खत्म, स्लैब ने मिरर को शिफ्ट करके गायब, अपने को गायब कर दिया। बस कौन है बेटा, शिफ्टेड मिरर। तो शिफ्टेड मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा वो जरा समझे बेटा। देखो ये टोटल था 6, ये टोटल था 6, तो ये कितना बचा, 4 सेंटीमीटर। बताओ सही है। ये हुआ, ये क्वेश्चन के हिसाब से 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 28 प्लस 4, 8 4 12, 32 सेंटीमीटर। सही बेटा। तो प्लेन मिरर से अगर 32 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा भाई, उसके जस्ट पीछे कितने दूर पे, ये 32 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 32 सेंटीमीटर ना। अच्छा 32 सेंटीमीटर है तो हमारा तो ये फाइनल इमेज बन गया कि कहाँ पे होगा। पर हमको यहाँ से थोड़ी बताना था, हमको कहाँ से बताना है, हमको तो बताना है जो पहले का पेंटेड साइड था वहां से। तो सोचो पेंटेड साइड से डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला इतना। भाई ये वाला 2 है तो 2 निकाल लो, ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। बताओ बेटा क्या हमने पहले यही सॉल्व किया था, देखो पहले भी यही सॉल्व किया था। ये देखो ये है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर, इमेज का पोजीशन होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पेंटेड साइड। सही बेटा, सबको समझ में आ गया। कोई चैट वर्ट भी कराए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, साहिद हुसैन साहब ने सबको लिखा है कि ठीक हो। तो ठीक तो नहीं है, कमी हो गई है बस कुछ खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक पी नहीं पा रहे हैं, समोसे की दुकानें बंद हैं। क्या है भाई, ये चैट करने की क्या जरूरत है, ये सब चैट करने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो बेटा, ऐसे काम के चैट हैं वो तो ठीक है, ये कैसे होगा बेटा। मंजीत मेरी बात आप हो, मंजीत हो अभी आप ना, कल याद है बात कही थी कि पक्का सर अगर आप जो है जो लड़कों का ग्रुप है उससे अगर आप हटा ले, हम लोग मैसेज कर पाए तो हम बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करेंगे, दिल खुश हो जाएगा सबका। लेकिन देखिए ये तो मेरे सामने ही बैठे बैठे क्या हो रहा है,
तो यही होता है। तो चलिए, तो बेटा यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब अभी तो टाइम हमारे पास बचा नहीं, 4 मिनट 44 सेकंड बचा है। तो हम बेटा आप यही रखते हैं। अब अगली बार मिलेंगे तो क्या करेंगे, अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाऊंगा, TIR। और TIR बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये कराऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप चाहे तो TIR पढ़ के आ सकते हैं। इसके बाद में बेटा स्टार्ट कर दूंगा प्रिज्म पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगली क्लास में प्रिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैसे बेटा इससे पहले जो आपने ऑप्टिक्स की क्लास करी यस थी, सर। तो उसमें ये सब क्वेश्चन वगैरह करे थे, क्या करा था? बताए बेटा, सर यहाँ सब लोग सुन पा रहे हैं? था। मंजीत बोलो। हाँ, तो इससे पहले जब सर पढ़ा रहे थे तो उसमें ये स्लैब वेब वाले क्वेश्चन कर रखे थे पहले से ही, क्या बेटा? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या करे बेटा देवेंद्र? कुछ करे थे। हाँ भाई किसी कोई बोल, अच्छा मंजीत नहीं करे थे। हाँ बेटा मंजीत, शिफ्ट के क्वेश्चन कर रखे थे, सिंगल, यस सर। डबल डबल Clear है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर रखी थी, कुछ करे थे। अभी तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना कि शिफ्ट में क्या क्या चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, क्या दिक्कत आती है प्रैक्टिकल वाली। अच्छा ऐसा नहीं, असल में ये जो ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत कुछ है। नहीं, और से बचते हुए मैं निकल रहा हूँ, बचते हुए इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पहले तो आता नहीं है, अगर आ भी जाए ना तो ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट के बाद बड़े आराम से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आते नहीं है वैसे क्वेश्चन जो मैं जो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो IT एडवांस के लेवल का होने लगता है। अभी जैसे स्प्लिटिंग ऑफ मिरर भी हो जाता, हालांकि उससे कुछ फायदा नहीं होता, ना ही इसमें कुछ नया होता, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो स्प्लिटिंग ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेंगे। तो होने को तो बहुत कुछ और होता है ऑप्टिक्स में, लेकिन हमको बीच से निकलना पड़ता है। अगर इतने कॉन्सेप्ट कर लिए जितने मैं बता रहा हूँ तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, बस आपको कॉन्सेप्ट को कैरी करना है। तो बेटा कल मिलते हैं, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर हम प्रिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।